किसी भी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मन में संकल्प बनाइए कि भैया हमें मार्क्स चाहिए कितने। हमको तो 100 में से 100 ही लाने हैं, एक भी मार्क्स कम क्यों हो। हम क्यों ऐसी कहीं कोई कमी छोड़े कि जिससे हमारा एक भी नंबर कट जाए। जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम सब फोड़ ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज के समय जो हमारे हाथ में है, क्या हम वो परफेक्शन के साथ करने का संकल्प ले सकते हैं क्या। ये वीडियो डिसिप्लिन बनाने के लिए भी है। ये आदत अगर आज से डल गई ना तो ये आगे आने वाले क्लासेस के अंदर भी आपको काम आएंगी। जब आप हाईयर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक जिंदा भी रखना है, ठीक है ना। खाली ऐसे ही नहीं, वो आदतें बनानी पड़ती हैं जो हमने कभी नहीं बनाई, और वो आदतें छोड़नी पड़ती है जो हम कभी नहीं छोड़ पाए। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन नहीं पढ़ना, उस दिन तो आराम करना। उस दिन जितना हो सके मेंटल आपकी जो थकान है ना उसको दूर करना है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फिजिक्स वाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को वेट थी कि यार एक स्ट्रेटजी जरूर हमारे पास होनी चाहिए कि साइंस एग्जाम के अंदर आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 5 महीनों में किस तरीके से हम टारगेट करें, क्या हमारा रोड मैप हो सक्सेस की तरफ, यानी हम स्कोर कर सकें 95% से ज्यादा। और मैं तो कहूंगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की क्यों नहीं सोचते। क्या हम अपने मन में ऐसा संकल्प नहीं बना सकते क्या कि हमारे 100 में से 100 ही आएंगे। आपको सबसे पहले अपने आप से ये चीज पूछनी पड़ेगी। किसी भी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मन में संकल्प बनाइए कि भैया हमें मार्क्स चाहिए कितने। क्या हमको 90 चाहिए, क्या हमको 80 चाहिए, क्या हमको 85 चाहिए, उसी से खुश हैं हम क्या, है ना। या फिर क्या हमको 95 चाहिए। देखिए टाइटल जरूर 95 है, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप मन में संकल्प कीजिए कि भाई हमको 100 चाहिए। हमको तो 100 में से 100 ही लाने हैं, एक भी मार्क्स कम क्यों हो। हम क्यों ऐसी कहीं कोई कमी छोड़े कि जिससे हमारा एक भी नंबर कट जाए। तो यस, हम स्कोर करना चाहते हैं मैक्सिमाइज्ड, ठीक है ना। देखो मैं यार बहुत ज्यादा स्कोर के ऊपर, या कोई भी टीचर बहुत ज्यादा स्कोर के ऊपर फोकस नहीं करता। बच्चा वो भी उतना ही प्यारा है जिसके 85 आ रहे हैं, बच्चा वो भी उतना ही प्यारा है जिसके 75 आ रहे हैं, है ना। जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम सब फोड़ ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इतने तो तुम अवेयर हो, इतने तुम जागरूक हो। लेकिन आज के समय जो हमारे हाथ में है, क्या हम वो परफेक्शन के साथ करने का संकल्प ले सकते हैं क्या। और परफेक्शन कब आएगी, परफेक्शन तब आएगी जब हम उसको मैक्सिमाइज स्कोर तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी जो कि मार्क्स ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है और आपको एक डिसिप्लिन में लाने की भी स्ट्रेटेजी है, तो उसको हम लोग आज लेकर के आए हैं आपके बीच में। तो यस, आज की स्ट्रेटेजी है टू स्कोर 95% या उससे ज्यादा साइंस बोर्ड के एग्जाम में। और मेरी तो आपके लिए विशेष रहेंगी कि आप 100 में से 100 फोड़ो यार, है ना। 95 भी क्यों, उससे ज्यादा ही आपकी आए। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। तो भाई कहानी स्टार्ट होती है। साइंस का जो एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 20 नंबर जो है वो इंटरनल है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर कुछ इस तरीके से मार्क्स का डिवीजन है, जैसा कि आपको पता है। फिजिक्स के अंदर 25 नंबर, केमिस्ट्री को अलॉट किए गए हैं 25 नंबर, और बायोलॉजी को अलॉट किए गए 30 नंबर, क्योंकि एक चैप्टर फालतू भी है इसका, आवर एनवायरमेंट, एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी है इसके अंदर, है ना। अदरवाइज फिजिक्स में 4 ही चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 4 ही चैप्टर हैं, बायो के अंदर 5 चैप्टर हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से, एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं सभी के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी बातें हम इंपॉर्टेंट वाली कर लेते हैं, बायोलॉजी के बारे में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर कर लेता हूं। देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है कि जिसके अंदर आपको मैथ्स की नीड कहीं ना कहीं पड़ती है सॉल्व करने के लिए, है ना। 4 चैप्टर्स में से, बात को आसान करते हुए मैं कहता हूं कि 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, और 2 चैप्टर जो बच गए हैं वो ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड तो वैसे चारों ही है, फिजिक्स पूरी ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन 2 चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, और 2 चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब न्यूमेरिकल वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक लाइट है और एक इलेक्ट्रिसिटी है ना। लाइट के अंदर बहुत सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं आते उसके अंदर, है ना। मुश्किल से 4 या 5 फॉर्मूले ही है, उन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन ही आता है, तो वहां पर आपको सोल्यूशन निकालना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लगभग मैं कहता हूं कि 15-16 फॉर्मूले हैं। अगर पावर एनर्जी के भी सारे 3-3 करके फॉर्मूले मिला लिए जाए तो लगभग 15-16 फॉर्मूला बनता है, अगर आप लिस्ट बना करके बैठोगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से शुरू करके और पावर पर खत्म करेंगे तो लगभग 15-16 फॉर्मूले तो बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 15-16 फॉर्मूलों का
आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आपने बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे तो पास्ट ईयर पेपर के ऊपर चलेंगे। अभी पूरी स्ट्रेटेजी में आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से आपने फॉलो करनी है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ आपका ध्यान वहां पर केंद्रित करना चाहता हूं, आपकी जो अटेंशन है वो वहां पर खींचना चाहता हूं कि आपने कहां पर क्या फोकस करना है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल फोकस करने पड़ेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से थ्योरी नहीं पूछी जाती। इलेक्ट्रिसिटी में से थ्योरी भी पूछी जाती है, इवन लाइट के अंदर से भी कभी कभी कुछ कुछ असर्शन रीजन जैसे थ्योरेटिकल के टॉपिक्स में से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ह्यूमन आई की बात करूं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करूं, ये दोनों ही चैप्टर बिल्कुल थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। इसमें ह्यूमन आई में एक जगह पर कहीं न्यूमेरिकल आता है, लेकिन वो लाइट से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं तो उसको ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल मानता ही नहीं, मैं तो उसको लाइट का ही, लेंस फॉर्मूला का ही न्यूमेरिकल मानता हूं। तो एक बार अगर आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस लाइट के अंदर है तो ह्यूमन आई के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कलरफुल वर्ल्ड के 2 या 3 टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, है ना, और इसके अलावा स्कैटरिंग, इसी पर से सवाल पूछा जाएगा। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पास्ट ईयर के अंदर सवाल कैसे पूछा गया है, और लिखने की प्रैक्टिस भी आपको वहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल का जवाब जब आप अपने आप फ्रेम करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करते हो उसके अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन अगर सेंटेंस फॉर्मेशन ही अच्छी नहीं होगी, है ना, उसमें ही कुछ ना कुछ फॉल्टीनेस होगी, अगर दिक्कत होगी उसके अंदर, तो फिर टीचर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए कोशिश ये किया करो कि कीवर्ड्स तो एनसीईआरटी के डालने ही डालने, या जहां से भी आपने सीखे, आपके टीचर ने आपको बताया कि भाई ये कीवर्ड तो होना ही चाहिए, तो वो कीवर्ड्स तो आपको डालने ही डालने हैं। इसके अलावा भी उसके आसपास की जो लाइन है ना, उसको भी थोड़ा सा याद करके लिखने की कोशिश करो, अगर आप अपने सेंटेंस खुद से अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाते तो। देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन कोई 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, ये तो बचपन की प्रैक्टिस है ना। काफी सालों से जब आप पढ़ रहे होते हो एक ही मीडियम के अंदर, इंग्लिश मीडियम है आपका, मान लीजिए स्कूल, ठीक है ना, तो आप उसके अंदर पढ़ रहे होते हो और इंग्लिश में ही आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको रिटन प्रैक्टिस धीरे 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 बिल्डअप होती है, एक दिन में नहीं होता। राइटिंग स्किल्स कोई 1 महीने 2 महीने का खेल नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप अभी भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय है ना। तो जैसे जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप अपने आप ही अच्छी सेंटेंस की फॉर्मेशन करने लगोगे, और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी रट्टा मारने की, है ना। लेकिन जब तक आप खुद से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक ठाक से शब्द नहीं जुड़ पा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में सामने वाले को, तो भाई याद करके ही लिखो, वही बेटर है ना। और यही बात मैं बायोलॉजी के लिए भी कहना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर आप खुद से आंसर्स लिख रहे हो तो प्लीज कोशिश करिए कि कीवर्ड्स तो डाले ही जाएं, आसपास के शब्दों को भी ऐसे पिरोया जाए कि पढ़ करके मजा आए, कुछ सेंसलेस बात ना निकल के आ जाए उसमें से, ठीक है ना, तो बड़ा अजीब हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी की बात और करूं तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स कहीं पर हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। चैप्टर वाइज में बात यहां पर नहीं करने आया, है ना, मैं आपको सिलेबस कुछ बताने नहीं आया, मैं यहां पर मोटी मोटी ऊपर ऊपर से बात करने आया हूं। तो बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स की प्रैक्टिस रहती है। अगर डायग्राम आपको बनाना नहीं आएगा तो डायग्राम बना हुआ आएगा, उसको लेबल करना होगा, तो लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की बातें करूं, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चारों ही चैप्टर आपने देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड, चारों के अंदर ही रिएक्शंस तो भर भर के हैं भाई, है ना। लगभग मैं कहता हूं कि 45 रिएक्शन तो है ही है मिनिमम, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो लगभग 44, 45, 44, 45 रिएक्शंस तो हैं ही हैं, जो आपने बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो सीखोगे ही, कॉन्सेप्ट तो पीडब्ल्यू के टीचर्स आपको सिखाते ही हैं, है ना, लेकिन आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर एक केमिकल इक्वेशन की, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन की रिटन प्रैक्टिस करनी इतनी ही जरूरी है जितना जरूरी किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करना है, या किसी मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री की जान नहीं बचेगी। केमिस्ट्री को अगर आपने स्कोर करना है, केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने 25 में से 25 स्कोर करना है, तो केमिकल रिएक्शंस आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस हैं उन पर से भी सवाल देखे गए हैं पास्ट ईयर के अंदर आते हुए, तो आपने एक्सपेरिमेंटल सवालों को भी करना है। सीबीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कहते हैं, उनमें से भी आपने प्रैक्टिस को और बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जहां पर कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही हो, घुमा फिरा करके सवाल पूछे गए हो, ऐसे सवाल केमिस्ट्री के अंदर देखे गए हैं, तो इसलिए आपको वैसे सवालों को भी करना पड़ेगा। लेकिन पास्ट ईयर की किताब उठाओगे तो यह काम भी हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चीजों को मुश्किल करने नहीं आया, मैं चीजों को आसान करने आया हूं, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने आया हूं, प्रॉब्लम को बढ़ाने नहीं आया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि जब आप लेक्चर्स को थॉरली पढ़ोगे, टीचर्स को ध्यान से सुनोगे, टीचर्स की बातों को नोट करोगे और वो नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आपने आधी से ज्यादा जंग तो वैसे ही जीत ली। इसके अलावा बचेगी सिर्फ प्रैक्टिस,
ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूं कि अब तक आप ये करते आए हो और आगे भी आप इसको करते रहोगे, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि कहां कहां पर स्टूडेंट अपने ट्रस्ट को बिल्ड करता है, क्या क्या चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट ट्रस्ट कर सकता है। तो भाई सबसे पहली चीज मैं कहता हूं कि अपने टीचर को वाइजली चुनना चाहिए। चूज योर टीचर वाइजली। जिस भी टीचर से आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो, मैं कोई फिजिक्स वाला की तारीफ नहीं करने आया यहां पर, फिजिक्स वाला की तारीफ तो आप ही बहुत करते हो, है ना। तो मैं यहां पर फिजिक्स वाला को प्रमोट करने या यहां पर बैचेस की बातें करने नहीं आया, मैं यहां पर बात करने आया हूं कि आप जहां भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बाई चांस आपको ये वीडियो कहीं से मिल गई, आप तो जी ऑफलाइन पढ़ते थे, है ना, किसी पड़ोस की दीदी के पास, है ना, किसी मेन मार्केट में जाकर के आप वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपने ज्वाइन कर रखा है ना, कोई बड़ा नामी गिरामी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई भी ज्वाइन कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब से पढ़ना चाहो यूट्यूब से पढ़ो, कोई पेड एडटेक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, अगर आप आस पड़ोस में कहीं पर जाकर के पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। बस अपने टीचर को वाइजली चूज कर लेना। टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, टीचर ने पास्ट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हो, टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठना सबसे जरूरी है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से भी ज्यादा जरूरी है कि टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे, आपको टीचर का समझ में आए, जो टीचर बताने की कोशिश कर रहा है वो आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। ऐसा टीचर आपको चुनना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला ट्रस्ट जो बच्चा करेगा वो अपने टीचर पर करेगा, ठीक है ना। और फिर एक बार अगर ट्रस्ट हो गया, पहले तो आंख खोल के ट्रस्ट करना है ना, पहले तो आंख खोल के देखना किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आंखें बंद करके ट्रस्ट करना है कि जो टीचर कह रहा है अब वो आपने बाय हार्ट एंड माइंड सोलली फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है। और आपको कोई नहीं रोक सकता 100% मार्क्स लाने से, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जो बच्चे ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करते हैं और शंकाओं में नहीं पड़े रहते, भ्रम में नहीं पड़े रहते, भ्रांतियों में नहीं घूमते रहते, वो कहीं ना कहीं सक्सीड कर जाते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है ना। उसमें से मैं भी एक एग्जांपल हूं कि मैंने भी अपने टीचर्स पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किया था। क्लास 12th की बात कर रहा हूं, है ना। बहुत लंबी बातें चली जाएंगी अगर मैंने ज्यादा डिटेल में चला गया तो, लेकिन हाँ अच्छा खासा स्कोर मैंने भी क्लास 12th के अंदर कर लिया था, है ना। कमेंट सेक्शन में पूछने मत लगना कितना स्कोर किया था, ठीक है, क्योंकि तो तुम्हारी स्टोरी अलग है और मेरी स्टोरी अलग है ना। तो मैं बस एग्जाम्पल बन सकता हूं आपकी अपनी स्टोरी के लिए, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट चीज जो हम ट्रस्ट करते हैं वो करते हैं टेक्स्ट बुक पर, है ना, जिस टेक्स्ट बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो भाई अगर आपकी 9th क्लास से कोई टेक्स्ट बुक बनी हुई है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक का मुझे समझ में आता है, एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए। देखो यहां पर लिखा हुआ मैंने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये तो होनी ही चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कोई एक रेफरेंस बुक है जो कि बच्चा पढ़ता आया है, पिछले साल से पढ़ता आया है ना। वो रेफरेंस बुक पीडब्ल्यू वाली भी हो सकती है या बाहर वाली भी हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है वो, है ना। तो आपकी अगर वो लैंग्वेज सेट हो गई है, वो मन आपका बन गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने बेसिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने नहीं छोड़ने, आपने एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो एग्जाम्पलर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पलर पर से भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आए हैं उठ करके, केमिस्ट्री के अंदर पास्ट में ऐसा हुआ है, बायो के अंदर भी हुआ इवन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलर भी आपने जितनी हो सके उतनी ट्राई करनी ही करनी है। पास्ट ईयर का क्वेश्चन तो आपने ट्राई करना ही है। और देख लो तीसरा पिलर वही है। थर्ड पिलर है कि सैंपल पेपर और पीवाईक्यू, ये किए बिना आपने एग्जाम में जाना ही नहीं है भाई। अगर आपने नहीं कर रखा मत एग्जाम दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एग्जाम तो दे देना, लेकिन वो स्कोर के बारे में मत सोचना कि 95% या उससे ज्यादा या 100 हम स्कोर कर लेंगे। सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने या फिर जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, उस बोर्ड ने अगर अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं ऑफिशियल सैंपल पेपर्स, तो भाई आपको वो तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना ही है। रीजन क्या है ये करने का? ये करने के पीछे रीजन ये है कि आपको लेवल पता चलता है कि किस लेवल के सवाल आए हुए हैं और किस लेवल की तैयारी हमारी खुद की है। हमारा सेल्फ एनालिसिस भी होता है और सामने वाले का भी एनालिसिस होता है ना। ये दो तरफा एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप में से साइकिल तो सभी को चलानी आती होगी, है ना। तो जब साइकिल चलाते हुए पहली बार सड़क पर उतरते हैं तो पापा ये कह के बेचते हैं, ये मम्मी ये कह के बेचते हैं, बड़े भैया दीदी जिसने भी सिखाई है वो साइकिल, वो ये कह के बेचते हैं कि भाई देखो अपना तो ध्यान रखना ही, सामने वाले का भी ध्यान रखना, है ना। कि भाई तुम दूसरे को ठोक दो, कहीं उसको चोट ना मार देना, है ना। इवन मेरे तो घर वाले ये कहा करते थे भाई कि तू सामने वाले का ध्यान रखियो, खुद चाहे चोट खा के आ जा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन सामने वाले को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी दूसरे को हमारी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। तो यही सेम एनालॉजी अगर आप यहां पर सोचे तो आपने भी दो तरफा दिमाग लगाना है, खुद का भी एनालिसिस करना है और सामने वाले का भी। वो कैसे होगा? पेपर को देख करके, पेपर के लेवल की स्टडी करके के, और अपने लेवल की स्टडी भी साथ के साथ हो जाएगी कि हमारी तैयारी कितनी है। समझ गए ना बात को? तो सैंपल पेपर्स तो आपने करने ही करने हैं, पास्ट ईयर के सवाल भी करने हैं,
ठीक है, सैंपल पेपर से आपको करंट सिचुएशन पता चलती है और पास्ट ईयर क्वेश्चन करने से आपको पिछले सालों की सिचुएशन पता चलती है कि पास्ट ईयर के अंदर क्या चलता आ रहा था। और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो पास्ट में चल रहा होगा उसमें से 30 से 40% सीधा सीधा उठ करके भी आपको मिल जाएगा पेपर के अंदर। ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा करके देख लेना, बाजार में जाना, बोलना भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक निकाल के दे मेरे को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा करके देखना, आप देखोगे कि भाई एक ही क्वेश्चन 2012 में भी आया है, 14 में भी आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, ऐसे करके 4-4, 5-5 सालों में लगातार सवाल आए हुए हैं। तो आपने जो पीवाईक्यू करके जाने हैं वो कम से कम पिछले 8 सालों के तो करने ही करने हैं। पास्ट 8 ईयर्स, 2016-17 से शुरू हो जाना, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, एक बार नहीं हुआ बीच में छोड़ देना, 21 का, 22 का, 23 का। ठीक है, ये आपने करके जाने ही जाने, पास्ट ईयर के सवाल करने ही करने हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पीवाईक्यू की बुक जाकर के नई खरीद के लाओ, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इस साल के लिए सैंपल पेपर कर लिया ना, आप प्रीवियस ईयर की किताब उठा लो। प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल में छपी थी वो वाली, वो सस्ती मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो पीवाईक्यू की एक किताब बाजार से जाकर के आप बाय कर सकते हो और उसको लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस आधा या आधे से ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना, आधा या आधे से ज्यादा हो चुका है, इसलिए आप अब पीवाईक्यूज पुराने चैप्टर्स के लगाने स्टार्ट कर सकते हो। इवन नए चैप्टर भी जो पढ़ते हो उनको भी आप जब फिनिश कर लेते हो तो पीवाईक्यूज लगाना। ठीक है, चलिए रोड मैप की बात करते हैं भाई, कि क्या रोड हो सक्सीड करने के लिए। सक्सीड यानी क्या सक्सेस पानी है भाई। हमारी यहां पर सक्सेस जो डिफाइंड है वो है मार्क्स के ओरिएंटेड, मार्क्स की बातें हम करने आए हैं, है ना। तो 95% या उससे ज्यादा के नंबर पाने के लिए क्या रोड होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जिस पर आपको चलना है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको एनसीईआरटी और आपके लेक्चर्स थोरोली पढ़ने, सीखने, समझने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग थोरो होनी चाहिए और लेक्चर्स के ऊपर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी आप लेक्चर्स को कम से कम मिस तो ना ही करें यार, है ना। बैकलॉग वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहां पर। ठीक है ना, आपको लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। इवन बैकलॉग हो भी गया हो, किसी कारण से बैकलॉग हो जाता है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि लेक्चर छूट गए, लेक्चर आए जा रहे थे लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे, शादी थी, बीमारी थी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो भी कारण रहे हो वो कारणों को साइड पे रखते हुए आपने लेक्चर तो सबसे पहले देखना ही है। तो थोरो लेक्चर्स की समझ आपके पास होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी जहां जहां आपको लगता है वहां वहां आपको रीडिंग 2 या 3 बार भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। ठीक है, जिस टॉपिक में आपको लगे, जहां टीचर ने बोला कि भाई इस चीज को रीड कर लेना, वहां 2 से 3 बार भी आपको रीडिंग बैठा करके उस चीज को समझना चाहिए, नहीं तो टीचर से पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज है कि आपके पास लेक्चर्स पूरे होने चाहिए और लेक्चर्स आपके पूरे देखे हुए होने चाहिए। नंबर 2, आपने सॉल्व करना है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट को और बैक एक्सरसाइज को। ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम समझते हो क्या, ये कम से कम है, ये मिनिमलिस्टिक प्रोग्राम दे रहा हूं मैं आपको, ये कम से कम तो करना ही करना। ये मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये तो आपने फॉलो करना ही करना है। क्या कि आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के सवाल और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को करके ही जाएं। ठीक है, अगर आपने स्कोर करना है तो 95% या उससे ज्यादा ये तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज ये तो करना ही करना है। साथ ही साथ मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, पीवाईक्यूज करने हैं चैप्टर वाइज। आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने हैं, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। कोई बुक, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप चाहो तो बाय करके ला सकते हो बाजार से, नहीं करना चाहते भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भंडार पड़ा हुआ है यार। ऑनलाइन सर्च करोगे आप, कहीं ना कहीं से किताब निकाल करके ले ही आओगे, कहीं ना कहीं से पास्ट ईयर के सवाल निकाल के ले ही आओगे। इतने तो अब तुमको गूगल चलाना आ गया है ना। ठीक है ना, जेनजी वाले हो तुम तो, तुमको तो हमसे ज्यादा ही आता होगा कुछ, है ना। तो पीवाईक्यूज आपने चैप्टर वाइज लगाने ही लगाने हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज ये बेयर मिनिमम है। आपने नोट्स बनाने हैं, मेक नोट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जहां जो जरूरत पड़े वहां वो करना पड़ेगा। कुछ जगह पर बायो में फ्लो चार्ट बनता है, केमिस्ट्री के अंदर भी कोई रिएक्शन का प्रोसेस है जो एक से दूसरे में चला गया। डायग्राम्स की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी डायग्राम आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है ना, आपको बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, है ना, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, उनके भी डायग्राम आपको देखने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको फिजिक्स के अंदर भी डायग्राम करना है, ऐसा नहीं खाली बायो में डायग्राम्स है, फिजिक्स में रे डायग्राम्स है, फिजिक्स में सर्किट डायग्राम है ना, फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर बहुत सारे डायग्राम है, ह्यूमन आई के अंदर कहां डायग्राम नहीं है, सब जगह पर डायग्राम है साइंस में तो। ठीक है, तो डायग्राम्स तो आपको ये नहीं कि खाली बायो सोच करके, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सब जगह पर आपको डायग्राम्स की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नोट्स बनाए जाते हैं डिटेल में पहली बार।
जो फर्स्ट टाइम आप लेक्चर देखते हो और उसके बाद जो नोट्स बनाते हो वो डिटेल्ड नोट्स होते हैं। वहां पर आप तारे सितारे बनाते हो, वहां पर आप नोट के पॉइंट लिखते हो, वहां पर आप हिंदी में लिखते हो, वहां पर आप अपनी भाषा में लिखते हो, है ना। कुछ ना कुछ आप साइड में डब्बा वब्बा बनाते हो, बड़ा सुंदर सा बना बना करके लिखते हो, ठीक है ना। तो पहली बार जब नोट्स लिखो तो डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए। तो आप पूछोगे सर पहली बार की क्या बात कर रहे हो क्या दोबारा भी लिखने पड़ेंगे, तिबारा भी लिखने पड़ेंगे? नहीं, दोबारा तिबारा नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूं आपको। लेकिन कम से कम एक बार तो लिखो, ये बेयर मिनिमम भाई, ये बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, अपने हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, किसी और के नहीं, ठीक है, किसी और के हाथ के लिखे नहीं, आपके खुद के हाथ के नोट्स लिखे होने चाहिए। समय है अभी भी, ये मत समझना कि टाइम नहीं बचा सर, अब तो 1 ही महीना बचा बोर्ड के अंदर, अब तो 1 ही हफ्ता बचा बोर्ड के अंदर। नहीं, वो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं आई है, अभी काफी टाइम है ना, 6-7 महीने 5 महीने अभी हैं, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स आपने बनाने ही बनाने हैं, जैसे ही लेक्चर देखें, लेक्चर के तुरंत बाद आपने नोट्स बनाने हैं। साथ साथ बनाना चाहो तो साथ साथ बनाओ। अगर लाइव लेक्चर देखते हो तो साथ साथ नहीं बन पाएंगे, बाद में बनेंगे, है ना। और अगर लाइव लेक्चर नहीं देखते, उसको रिकॉर्डेड देखते हो, तो फिर बीच में पॉज कर करके साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। और इसके बाद सबसे चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है, वो है रिविजन, है ना। अब बच्चे को यही नहीं पता कि रिविजन कैसे करना है, तो भाई ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। आपको रिवीजन भी बताया जाएगा कि रिवीजन कैसे करना है। आओ सुनो रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी 4 स्टेप्स के अंदर मैंने यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहली चीज रिवीजन के लिए क्या है कि आपके जो हाथ से बनाए सेल्फ मेड नोट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो कब करनी है। आपको यह पता होना चाहिए कि डेट शीट कब आ रही है, डेट शीट में आपका एग्जाम कब है, ठीक है ना, ये तो आपके पास होना चाहिए। आप उससे 15 दिन पहले स्टार्ट करते हो, 1 महीना पहले स्टार्ट करते हो, 2 महीना पहले स्टार्ट करते हो, या आज ही से स्टार्ट करते हो। मैं तो ये मानता हूं कि रिवीजन उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट होती है। कैसे होता है, जैसे मान लो आज फर्स्ट डे है, आपने अभी तक लाइट भी नहीं पढ़ा, आपने अभी तक ह्यूमन आई नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं पढ़ा आपने अभी तक, ठीक है ना। आज आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो लाइट का, ठीक है ना, और आपने नोट्स बना लिए, लेक्चर देखा, नोट्स बना लिए। अब वो नोट्स आपने रात को सोने से पहले गो थ्रू करने हैं। ये हो गया रिवीजन पहला, यही है पहला रिवीजन भाई। रिवीजन का मतलब क्या होता है, दोबारा देखना। रिवीजन, विजन मतलब देखना, री मतलब दोबारा, तो दोबारा देखना। ये दोबारा देखने का काम आपको बार बार करना है, रिपीटेड रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना। करते हैं बात, तो आपको आपका एग्जाम डेट पता होना चाहिए क्या है ना। आज से 15 दिन बाद मेरा एग्जाम है, आज से 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है। आपको आपकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। उस टाइमलाइन के हिसाब से आप क्या करोगे, अपने कोर्स को डिवाइड करोगे, है ना। जैसे नवंबर में मैं मानता हूं या दिसंबर में मैं मानता हूं, पहले वीक के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास 2.5 महीने होते हैं, लगभग 2.5 महीने। मार्च में एग्जाम होता है, आपके पास फेब होता है, आपके पास जैन होता है, और आपके पास आधे से ज्यादा दिसंबर भी होता है। ये इनफ है, इनफ नहीं, ये मोर देन इनफ है रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। तो 2 महीने हो, 2.5 महीने हो, 1 महीना हो, 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, जो भी टाइम हो आपके पास, ठीक है ना। आपने उसी अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, डिवाइड करने के बाद आपने अपने सेल्फ मेड नोट्स जो थे उनको गो थ्रू करना है। सेल्फ मेड नोट्स को गो थ्रू करना, यानी जो नोट्स आपने अपने हाथ से बनाए ना, वही रामबाण है, वही दवाई है भाई, ठीक है ना। जो आपको आधे टाइम के अंदर वही चैप्टर पढ़ा देगी जो आपने पहली बार पढ़ा था, आधा टाइम भी नहीं लगेगा, उससे भी जल्दी, ठीक है ना। ये जो रिवीजन का ग्राफ है ना, ये आपका टाइम ऐसा बचाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक्सपोनेंशियली टाइम आपका बचाएगा ये, अगर आप रिवीजन को रिपीटेड करते हो तो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने सेल्फ मेड नोट्स को गो थ्रू करना है। नंबर 2 है, आपने छोटे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपने। सर ये शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं, हमारे पास डिटेल्ड नोट्स है तो सही, शॉर्ट नोट्स काम क्या करें भाई। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप सिर्फ वही चीजें लिखोगे जो काम की है। डिटेल नोट्स के अंदर तो आपने सब कुछ लिखा था अपने आप को समझाने के लिए, लेकिन एक बार आप सब कुछ समझ गए हो तो उसी को देखते देखते आपने शॉर्ट नोट्स बनाने। यहां आपने डिटेल नोट्स रखे, यहां पर आपने शॉर्ट नोट्स रखे। 2 से 3 पन्नों के अंदर आपने पूरा चैप्टर लिख जाना उसके अंदर, 2 से 3 पन्नों में। और ये हो सकता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है, 5 टाइप की केमिकल जो एनसीईआरटी ने दी हुई है वो है ना। पहली कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ठीक है ना। ये 5 टाइप की है। आपने इन 5 को लिख लिया, इन सबके 1-1, 2-2 एग्जांपल लिख लिए, और कुछ जरूरी बातें जो उसके अराउंड होती है, कलर के अराउंड और प्रेसिपिटेट के अराउंड जो बातें हैं वो सब आपने वहां पर साइड में लिख ली। 1 से 2 पन्ने के बीच में एक चैप्टर पूरा।
और वो पन्ना आप जब भी उठाओगे ना, चैप्टर एकदम थोरो रिवीजन हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको कब काम आने हैं पता? ये आपको काम आने हैं पेपर से एक दिन पहले। कल आपका एग्जाम है, एक दिन पहले। आज आपका एग्जाम है सुबह। मैं वैसे सुबह कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप पढ़ो। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन नहीं पढ़ना, उस दिन तो आराम करना है। उस दिन जितना हो सके मेंटल आपकी जो थकान है ना उसको दूर करना है, जितना हो सके काम रखना है अपने नर्व्स को, ठीक है ना। तो उस टाइम तो मैं वैसे भी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के अंदर ये भूख होती है कि नहीं जी हम तो सुबह भी रिवाइज करेंगे, तो उनके लिए ये शॉर्ट नोट से बढ़िया कोई चीज नहीं। आप पूरी बल्कि नोट्स लेकर के अपने एग्जाम सेंटर तक जाओगे या सुबह सुबह उठ करके पढ़ोगे, उससे अच्छा ये है कि आप वो 2-3 जो पन्ने हैं, जो 2-3 पेजेस आपने बनाया, वो पेजेस को आप पढ़ के चले जाओ। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं, और इसकी आदत आज डल गई। अगर मैंने बोला था ये वीडियो डिसिप्लिन बनाने के लिए भी है, ये आदत अगर आज से डल गई ना, तो ये आगे आने वाले क्लासेस के अंदर भी आपको काम आएंगी। जब आप हाईयर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, तो आप 11th में जाओगे, कोर्स बहुत बल्कि हो जाएगा बेटा। 12th में जाओगे, कोर्स बहुत बल्कि होगा। कॉलेज में जाओगे, बहुत बल्कि एक एक चैप्टर पर इतनी मोटी मोटी किताबें आपको कॉलेज के अंदर पढ़नी पड़ती है। आप जो मर्जी फील्ड चुन लो, आप ह्यूमैनिटीज चुन लो, आप कॉमर्स चुन लो, आप साइंस चुन लो, आप जो मर्जी फील्ड चुन लो, मोटी किताबों से आपका पाला हमेशा पड़ेगा। और मोटी किताबों के नोट्स अगर आपको शॉर्ट में बनाने आते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है ना। तो शॉर्ट नोट्स की तैयारी आपको आज ही से करनी है, क्योंकि अभी चीजें आसान हैं, अभी चीजें कम हैं, ठीक है ना। अभी उतना ज्यादा लोड नहीं है। वैसे भी सीबीएसई ने आपने देखा किस तरीके से सिलेबस को काटा है, पूरे पूरे चैप्टर उड़ा दिए, है ना। तो वैसे ही आपका कोर्स बहुत कम हो गया है ना। तो लोड आप पर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे जो सीनियर निकल के चले गए वो आपसे बहुत ज्यादा पढ़ के गए हैं, है ना, और आपसे कहीं ज्यादा मेहनत भी करके गए हैं वो, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे आंखों के सामने है, जो भी हमारे किस्मत में है, वो तो हमको पूरा करना ही है, पूरी शिद्दत के साथ काम करना, ये सोचना चाहिए अपने को, है ना। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स की लिखने की तैयारी जो है वो आपको आज ही से करनी चाहिए। जिस दिन आपने नोट्स पूरे कर लिए, आप जिस भी टाइम रिवाइज करने बैठो उसी टाइम अपने शॉर्ट नोट्स भी लिख लो 2 से 3 पन्नों के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज करते हैं प्रैक्टिस। आपने रेकरिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज रेकरिंग? रेकरिंग का मतलब होता है जो रिपीटेड है। रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार आए हुए हैं, है ना। ऐसे सवाल होंगे, ऐसे सवाल आपको टीचर ने बताए होंगे, ऐसे सवाल टीचर मार्क करता है, स्टार लगाता है, कहीं इंपॉर्टेंट लिखता है। वो इंपॉर्टेंट सवाल, वो रेकरिंग सवाल, वो PYQ जो बार बार आया हुआ है, ऐसे सवालों को तो आपने प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके अलावा टेढ़े सवालों को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना भाई। देखो 100 नंबर स्कोर करने, एक भी टेढ़ा सवाल अगर आ गया ना, तो वो बच्चा जो टेढ़ा सवाल नहीं देख के गया, जो नहीं करके, जिसको नहीं पता कि गुगली फेंकी गई है और वो गुगली पर कैसे शॉट लगाना है ना। क्रिकेट की बात कर रहा हूं, आजकल चल भी रहा है ना वर्ल्ड कप, तो आप समझ जाओगे बात को। अगर गुगली फेंकी गई है और नहीं पता कि कैसे शॉट लगाना है, तो फिर वो हो सकता है कि शॉट ना लगे, है ना। फिर हो सकता है कि वहां पर स्कोर ना हो पाए। तो इसलिए वो 100 का स्कोर कभी 98, कभी 97, कभी 96, कभी 95 ना रह जाए, वो 100 ही रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? हर एक टेढ़ा सवाल भी आपने करना है, ठीक है, जो भी पास्ट ईयर के अंदर आया हुआ है। तो इसलिए PYQs करने ही करने हैं। बार बार बोल रहा हूं, हर स्लाइड पर ये बात बोल रहा हूं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा के जाने ही जाने हैं, ठीक है जी। तो रेकरिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद चौथा देख लो क्या है। चौथा है भैया एक साइकिल जो आपको फिर से काम करवाएगी, ठीक है ना। ये एक साइकिल है, ये एक ट्रैप है। फंस गए हो बेटा, जाल है ये, फंस गए हो। क्या लिखा हुआ चौथा नंबर पे? रिविजन। 4th स्टेप भी रिवीजन ही है, रिवीजन का 4th स्टेप भी रिवीजन ही है। यानी आप सोचो कि दोबारा पढ़ना, दोबारा देखना कितना जरूरी है, कि रिवीजन स्ट्रेटेजी के अंदर भी रिवीजन ही लिखा हुआ है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो द स्टेप 1, ठीक है। रिपीटेडली रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हो। पहले आप मान लेते कि वीकली पढ़ा करते थे, वीकली एक चैप्टर को रिवाइज करते थे, लाइट चैप्टर आप वीक ऑन वीक रिवाइज करते आए हो। अब छोड़ दो, अब 15 दिन में एक बार रिवाइज करो, 3 हफ्तों में एक बार रिवाइज करो। आपने फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम कर देनी है, और वो कम करनी देनी है, वो कम हो जाएगी अपने आप, वो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो रिविजन यानी दोबारा विजन करना, दोबारा देखना आपको पड़ेगा, और फिर से इसी साइकिल पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक जिंदा भी रखना है, ठीक है ना। खाली ऐसे ही नहीं स्कोर होता। स्कोर होने के लिए आपको, स्कोर करने के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन देना पड़ता है। वो आदतें बनानी पड़ती हैं जो हमने कभी नहीं बनाई, और वो आदतें छोड़नी पड़ती है जो हम कभी नहीं छोड़ पाए। इसी नोट के साथ मैं लेता हूं आप सभी से विदा। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप झंडा गाड़ के आओगे और 100 में से 100 लेके आओगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।